तो आज के सेशन में हम बात करेंगे कि एग्जामिनेशन हॉल में आप लोगों को क्या चीज लेकर जाना चाहिए और क्या चीज नहीं लेकर जाना चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और तो सबसे पहली चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है वो ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज है इंस्ट्रक्शन फॉलो करना। अगर आपने इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं किया तो कहीं ना कहीं आप अ, मतलब इंस्ट्रक्शन नहीं फॉलो करने का पेनल्टी आपको देना होगा। चाहे वो एडमिट कार्ड का इंस्ट्रक्शन फॉलो करना हो, चाहे वो पेपर वन का इंस्ट्रक्शन फॉलो करना हो, या पेपर टू का इंस्ट्रक्शन को पढ़ना और उसको फॉलो करना। उसको आप एज इट इज आप नहीं ले सकते हो कि कहने का मतलब है कि नो फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। अच्छा, हमेशा एक ही इंस्ट्रक्शन तो लिखा रहता है, क्या जरूरत है फॉलो करने का, ये सब आप नहीं सोचोगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इंस्ट्रक्शन फॉलो करना। तो इस इंस्ट्रक्शन में सबसे पहली चीज लिखी है कि आपको ब्लैक बॉल पॉइंट पेन यूज करना है। तो जो ब्लैक बॉल पॉइंट पेन है स्टूडेंट्स, ये जो पेपर वन के लिए है कंपल्सरी मैंडेटरी, और स्कैनेबल अटेंडेंस शीट जो आपको पेपर वन और पेपर टू में मिलेगा उसके लिए। और पेपर टू में आप कोई भी पेन अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। ओके। अब पेंसिल मैं हमेशा स्टूडेंट्स को बोलती हूँ कि पेंसिल हमेशा कैरी करो, क्योंकि मतलब कि अंडरलाइन करना हो तो आप पेंसिल से कर सकते हो तो बेटर रहेगा। ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि पेन से अंडरलाइन करोगे तो बहुत मेसी लुक देता है। ये चीज कैरी करना है। ब्लैक बॉल पॉइंट पेन कम से कम दो कैरी करो। जो पेन पेपर टू में यूज करोगे उसको भी दो कैरी करो। एक पेंसिल कैरी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके। और पेन ऐसा सिलेक्ट करो पेपर टू के लिए जिसमें आपका फिंगर एडजस्ट हुआ हो, आपने बहुत प्रैक्टिस की हो, ग्रिप अच्छा हो, लाइट बहुत इंक नहीं हो, बहुत डार्क इंक नहीं हो, स्मच नहीं करता हो, ऐसा पेन, उसका इम्प्रेशन पीछे ना पड़े, ये सब चीज आपको ध्यान देना है। इरेजर कैरी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग पेंसिल यूज कर रहे हो तो इरेजर भी आप लोगों को यूज करना है। ऑब्वियसली कहीं अंडरलाइन में कुछ मिस्टेक हो गई तो आप ये इरेजर यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है आप लोगों को शार्पनर भी कैरी करना चाहिए। पेंसिल है तो शार्पनर होगा। अगर आप लोग सोच रहे कि अंडरलाइन मुझे पेन से करना है तो फिर इरेजर और शार्पनर की आप लोगों को जरूरत नहीं पड़ेगी। फाइन। ये सब चीज आप लोगों को लग रहा है कि इम्पोर्टेंट नहीं होगा, मगर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी अपने आप को एग्जाम के लिए वेल इक्विप करना, एग्जामिनेशन सेंटर पे डिपेंडेंट नहीं होना। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था एग्जामिनेशन सेंटर कभी कभी गरीब भी होता है। व्हाइटनर यानी करेक्शन फ्लूइड जो होता है वो मतलब कैरी करना चाहिए आप लोगों को। मतलब ये व्हाइटनर का बहुत लेजरली यूज मत करना। ये व्हाइटनर आपको प्रेसी के लिए मदद करेगा। प्रेसी में आप लोगों को बॉक्सेस में लिखना होता है, इस तरह से बॉक्सेस में छोटे छोटे बॉक्सेस मिलते हैं। अगर आपने लिखा कुछ और आपसे गलत हो गया, अगर आपने उसको ऐसे स्ट्राइक ऑफ किया तो आप लोगों के पास शायद जगह नहीं होगी और लिखने की। तो इस केस में आपको व्हाइटनर मदद करेगा। मगर और कहीं पे भी व्हाइटनर मत यूज करो। और कहीं पे आप स्ट्राइक ऑफ करके नेक्स्ट जगह आप लिख सकते हो, मगर प्रेसिंग में बहुत मुश्किल है क्योंकि स्पेस बहुत कम रहता है। तो इस प्रेसिंग के लिए व्हाइटनर आप कैरी करोगे तो बेटर रहेगा। छोटा सा व्हाइटनर ले लेना। स्टेपलर, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। छोटा सा फेविकॉल आता है, फेविक्विक आता है, वो खरीद लेना। छोटा सा आता है। कभी कभी भी एग्जामिनेशन हॉल में आप लोगों को जरूरत पड़ सकती है, बोल सकते हैं अपने फोटोग्राफ को स्टिक करो। और इधर उधर आप लोग क्यों, आप एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में जा रहे हो, संडे को एग्जाम होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट वहां का क्लोज रहता है, कैसे करोगे। ठीक है। एडमिट कार्ड वेरी इंपॉर्टेंट। एडमिट कार्ड के साथ हमने एडमिट कार्ड के इंस्ट्रक्शन में पढ़ा था आपको अपना आई कार्ड कैरी करना है। उस आई कार्ड में आपका वो नंबर होना चाहिए जो नंबर आपने एडमिट कार्ड में दिया, यानी एडमिट कार्ड का नंबर और आई कार्ड का नंबर दोनों सिमिलर होना चाहिए, तभी ये आपका मैच कर पाएंगे वो लोग। इसके साथ आप लोगों को दो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी होना चाहिए। ठीक है। और जो एडमिट कार्ड लोगे आप, कलर एडमिट कार्ड प्रिंट आउट निकलवाओगे,
उसके बाद आप देखिए, कोविड के समय था तो सैनिटाइजर फेस मास्क बोल रहे थे, अभी उतना जरूरत नहीं है, मगर फिर भी कैरी कर लेना। सैनिटाइजर तो नहीं, कम से कम फेस मास्क तो अपने पास ही रखना। ओके। 10th, वाटर बॉटल कैरी करना बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स। एटलीस्ट छोटे छोटे बॉटल्स भी आते, बहुत छोटे, एकदम आपके पाम साइज के भी बॉटल्स आते हैं। मैं पाम साइज के बॉटल्स कैरी करती थी अपने साथ। याद रखना वो बॉटल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ग्रीन कलर का ब्लैक कलर का बॉटल नहीं होना चाहिए। ओके। और जो रिस्ट वॉच भी आप कैरी करोगे, मगर वो एनालॉग रिस्ट वॉच होना चाहिए, एकदम स्मार्ट वॉच नहीं होना चाहिए। याद रखना ये चीज। कोई भी आप वैल्यूबल आइटम कैरी करोगे तो उसकी जिम्मेदारी आपकी खुद की है। और एडमिट कार्ड में ये इंस्ट्रक्शन में साफ लिखा हुआ है, अगर आपका कोई प्रॉपर्टी, आपका खुद की जो प्रॉपर्टी है वो, अगर आप जो लेकर आए अगर वो डैमेज हो जाता है, खो जाता है, तो वो एग्जामिनेशन सेंटर का या यूपीएससी का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो आप अपने रिस्क पे आपको लेकर जाना है। ये जितने भी पेंसिल पेन ये सारा जो कैरी करोगे ना आप लोग, वो ट्रांसपेरेंट पाउच आता है, पेंसिल बॉक्स नहीं, पाउच नहीं आता है, वो प्लास्टिक का आता है। वो ट्रांसपेरेंट पाउच में कैरी करना। अगर आपने ट्रांसपेरेंट पाउच में कैरी ना करके कुछ कलर वाले में कैरी करते हो, तो फिर क्या है, आप लोगों का ना जो इंसुलेटर है ना, फ्रिस्किंग के बाद बहुत टाइम वेस्ट करेगा आपका। ठीक है। आपका है ना वो उसको ओपन करेगा, पूरा देखेगा। वो डिपेंड करता है एग्जामिनेशन सेंटर टू सेंटर, कोई कोई बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, आपका टाइम वेस्ट करेंगे, आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे, कोई मतलब नहीं है। इससे अच्छा ट्रांसपेरेंट पाउच में आप कैरी करो। तीसरा, 13, अगर आप लोग क्लिप बोर्ड यूज करते हो, यानी जो एग्जाम बोर्ड होता है वो भी ट्रांसपेरेंट। एग्जाम बोर्ड कैरी करना बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। अब लोगों को लगता है कि है ना, ये तो हम लोग बच्चे में कैरी करते थे जब हम लोग बोर्ड एग्जाम देने जाते थे तब, है ना, मगर ये बहुत जरूरी है। क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में कभी आप लोगों को इस तरह का भी डेस्क या टेबल मिलता है जिसमें छेद होता है, जिसमें कील लगी होती है। और अगर ओएमआर शीट में छेद हो गया, एनसर्कल करते करते शेड करते हैं ना हम, तो आप कहाँ जाओगे बताइए। तो बेटर बी सेफ, है ना। तो इसीलिए ट्रांसपेरेंट एग्जाम बोर्ड, ट्रांसपेरेंट कैरी करो हर चीज, पाउच भी बॉटल भी सही रहेगा। वरना फिर आप लोग का वो इन्विलेटेड टाइम वेस्ट करेगा। जो एग्जाम बोर्ड है उसको सारी तरफ से देखेगा, ये कुछ लिखा हुआ तो है नहीं। ट्रांसपेरेंट एग्जाम बोर्ड में तो आपका कुछ लिखा हुआ भी नहीं होगा। तो ये आपके लिए ना बहुत अच्छा है। पेपर टू के लिए आपको काम नहीं आएगा ट्रांसपेरेंट एग्जाम बोर्ड, क्योंकि पेपर टू में बहुत मोटी बुकलेट मिलती है, करीब 50 पेजेस की बुकलेट होती है। मगर जो ओएमआर शीट मिलती है ना, एकदम पतली सी मिलती है, एकदम पतली होती है। तो अगर डेस्क डैमेज है कहीं से भी, तो वो फिर आपका ओएमआर शीट को भी डैमेज कर सकता है, लिखने में आपको प्रॉब्लम आएगी। इसलिए ट्रांसपेरेंट एग्जाम बोर्ड कैरी जरूर से करना। फिर उसके बाद सारा चीज आपको पाउच में रखना है। अब हम बात कर रहे हैं प्रोहिबिटेड आइटम्स की, क्या चीज कैरी नहीं करना है। तो देखिए, सबसे पहली चीज, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हो, चाहे वो डिजिटल वॉच, स्मार्ट वॉच, टैबलेट, मोबाइल फोन्स, लैपटॉप, हेडफोन्स, कैलकुलेटर, ओके, टेक्सचुअल मटेरियल, ये सब कुछ कैरी नहीं कर रहे हैं। अब आप लोग जिसको जरूरत है मोबाइल की, वो बहुत दूर जा रहे हैं एग्जाम देने, अलग चीज है। मगर जिनका नजदीक है, दिल्ली में ही है, अगर सपोज कोई भोपाल में, तो भोपाल का भोपाल में एग्जामिनेशन सेंटर है, ऐसे में मोबाइल फोन मत कैरी करो, क्योंकि आपको पता नहीं है एग्जामिनेशन सेंटर कैसा है, वो लोग आपकी आपका मोबाइल को किस तरह से वो लोग रखेंगे, आपको नहीं पता। जब आप एग्जाम देकर आओगे, आपको वो वापस मिलेगा नहीं मिलेगा कुछ नहीं पता, नहीं मिलेगा, आप लोग कुछ क्लेम नहीं कर सकते, आप लोग किसी को ब्लेम भी नहीं कर सकते। ओके। इसीलिए कोशिश करो ये सब चीज मत लेकर जाओ। मोबाइल इज नॉट एन अब्सोल्यूट नेसेसिटी, पहले के जमाने के लोग भी बिना मोबाइल के ही अपना काम चलाते थे। ओके। अच्छा, ये तो है प्रोहिबिटेड और परमिटेड आइटम्स, ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है। अब आप लोगों को क्या करना है, ये सारी, जब एग्जाम आपका होने वाला हो, तो ये, सपोज कल आपका एग्जाम है, आप लोगों को ये सारी चीजें अपने ट्रांसपेरेंट पाउच में रखना है। एक, अगर आप बैग नहीं कैरी करना चाहते हो, स्पेशली मैंने देखा है लड़के लोग बैग नहीं कैरी करना चाहते, लड़कियां फिर भी करती है, तो वो लोग अपना ट्रांसपेरेंट एग्जाम बोर्ड और ट्रांसपेरेंट पाउच को उसमें अटका के आराम से ये सारी चीजें, छोटा सा बॉटल कैरी कर सकते हैं, अपने पॉकेट में रख सकते हैं। ठीक है। मगर ये सब सारी चीजें बहुत जरूरी है, अगर बैग कैरी करते तो ये सारी चीजें सेफ रहेगी। ठीक है। अगर आप लोग ये सब पॉकेट में रखते हो, मेरा एक फ्रेंड था,
वो उसने पॉकेट में अपना एडमिट कार्ड रखा था। आप खुद सोचिए क्या हुआ था उसके साथ। उसने पॉकेट में हैंकरचिप भी होता है, उसने वो रुमाल निकाला, एडमिट कार्ड भी साथ में गिर गया, शायद उसको पता नहीं चला क्या हुआ, हमें नहीं पता। उसके बाद वो एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर नहीं जा पाया। सिंपल ग्रेजुएशन का एग्जाम था, ठीक है। और ग्रेजुएशन के एग्जाम में दिल्ली यूनिवर्सिटी में होता है क्या, दूसरे मतलब कॉलेज में एग्जाम होता है। तो क्या हुआ, उसने पूरा कॉलेज का चक्कर लगाया, कहाँ कहाँ वो गया था, तब जाके उसको कहीं पे एडमिट कार्ड मिला उसका। उसका करीब 20 मिनट्स उसका वेस्ट गया था। तो अगर आप लोग बैग कैरी करते हो, बैग न कैरी करके अगर आप लोग ये पाउच भी कैरी करते हो और उसमें आपने अपना एडमिट कार्ड रख दिया, तो ये सेफ रहेगा। और ये अगर पॉकेट में भी रहेगा, गिरेगा भी तो आप लोगों को पता चलेगा। तो ये सब चीज को बहुत सीरियसली लो। रात को ये सारी चीजें को अरेंज करके, कलेक्ट करके, सब कुछ को रख देना। और फिर रात जो होती है ना एग्जाम के एक दिन पहले, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, बहुत अच्छे से सोना है। प्रॉपर 8 आवर्स का स्लीप लेना चाहिए, ताकि नेक्स्ट डे एग्जाम में यू डोंट फील स्लीपी। ठीक है, आप टायर्ड फील ना करो, ड्राउजीनेस ना हो, एकदम बहुत फ्रेश फील करोगे अगर आप 8 घंटे अच्छे से सो के एग्जाम दिए। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है स्टूडेंट्स। और ये कहीं, और ब्रेन बहुत अच्छा काम करता है अगर आप लोग 8 घंटे अच्छे से सो लेते हो, आप बहुत फ्रेश फील करते हो, ब्रेन बहुत अच्छा काम करता है, ये चीज ध्यान रखना। एग्जामिनेशन सेंटर में आपको कम से कम 30 मिनट्स पहले आप लोगों को पहुंचना चाहिए। हालांकि 1 घंटा बेटर रहेगा, 1 घंटा पहले पहुंचना, मगर 30 मिनट्स पहले भी पहुंचे तो अच्छा है। आपको जो जब भी एडमिट कार्ड मिले तो आप लोग देख लो कहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर है, एक बार पहले चले जाओ उस एग्जामिनेशन सेंटर में, ताकि आप लोगों को सब कुछ पता चल जाए, कितना पैसा लगता है, कितनी देर लगता है वहां पे पहुंचने में। फाइन। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हमने ये देखा है कि एग्जामिनेशन सेंटर में फ्रेंड्स फ्रेंड्स मिल गए ना, आपस में बातें करते हैं, तुमने ये पढ़ा, तुमने ये पढ़ा, वो तुमने ये छोड़ दिया, ओ मैंने तो ये पढ़ लिया, अच्छा इसका बताओ उसका बताओ। ये सब बातों से ना एकदम दूर रहो। या तो आपको ये सब बातें आपको डीमोरलाइज कर सकते हैं, ओ मैंने ये नहीं पढ़ा, ओ अब क्या होगा, या तो आपको ओवर कॉन्फिडेंट बना सकते हैं, अरे इसने तो कुछ नहीं पढ़ा, उसने भी कुछ नहीं पढ़ा, ओ मैंने तो ये सारा पढ़ लिया है। कभी कभी क्या होता है, फ्रेंड सर्कल में भी ऐसे फ्रेंड्स होते हैं जो फेक करते हैं, इन द सेंस कि वो मैंने तो कुछ नहीं पढ़ा, मैंने तो कुछ नहीं पढ़ा, और मैंने ये भी नहीं पढ़ा, तो आप बेकार का ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं। ठीक है, फेक करते हैं, मतलब झूठ बोलते हैं। फाइन। तो ये सारी अननेसेसरी टॉक से बचना। आपको अपने में कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि हाँ मैंने जो पढ़ा है मैंने सही तरीके से पढ़ा है, बाकी सब कुछ आपको छोड़ देना है ऊपर वाले के। ओके, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं एडमिट कार्ड में। मैंने पहले ही बता दिया, एडमिट कार्ड का आपको इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है। और फिर आपको जो इंस्ट्रक्शन मिलता है क्वेश्चन पेपर में, ठीक है, ओएमआर शीट में भी इंस्ट्रक्शन रहते हैं, उसको भी फॉलो करना है। और आपको ना आंसर लिखने की स्ट्रैटेजी तैयार करनी है। ऐसा नहीं है कि जब आप एग्जामिनेशन सेंटर में जाओगे तभी आपको एग्जाम आंसर लिखने की स्ट्रैटेजी तैयार करनी है। जो आंसर लिखने की स्ट्रैटेजी है ना, इनफैक्ट वो तो बहुत पहले से तैयार कर लेनी चाहिए। और एग्जामिनेशन सेंटर में आकर एग्जाम देते वक्त उस स्ट्रैटेजी को आपको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, एग्जीक्यूट करना चाहिए। तो इसमें पहली स्ट्रैटेजी तो यही है। अब मैं पेपर 2 का बता रही हूँ। अब पेपर 1 का मैं एक चीज आपको बता दूं, जो मेरे स्टूडेंट ने मिस्टेक किया था, वो आप लोगों को नहीं करना है। 2023 का एग्जाम था, बहुत अच्छी बच्ची है, बहुत डेडिकेटेड, बहुत सिंसियर, मगर उसने बहुत, और पेपर 2 उसका बहुत अच्छा, उसका लिखने का तरीका। मगर पेपर 1 में उसने क्या गड़बड़ी कर दी, 110 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आई, जबकि 2023 का पेपर डिफिकल्ट था। ठीक है, किसी किसी सेंस में डिफिकल्ट था। तो ओके, किसी किसी सेंस में डिफिकल्ट था। और उस समय आ, उस समय 110 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना बहुत बड़ी गलती है। जिसका हुआ है क्लियर, जैसे विशान का क्लियर हुआ है, हर्ष का क्लियर हुआ, और भी 5-6 स्टूडेंट्स का, उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम 70-80 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। मतलब 90 भी बहुत कम ने बोला, और वहां पे 110 क्वेश्चन। तो नेगेटिव मार्किंग से आपको पेपर 1 में बचना है, ये चीज ध्यान रखोगे। ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग अगर आपकी हुई ना, तो आपका पेपर खराब हो जाएगा।
तो कोशिश करो वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का जिसके बारे में आपको अच्छे से पता हो। उसके बाद वो क्वेश्चन छोड़ दो जिसके बारे में आप 50-50% श्योर हो, ऐसे क्वेश्चन को छोड़ा जा सकता है। मगर अगर आपके पास टाइम है, रीविजिट दैट क्वेश्चन, तो सेम क्वेश्चन को रीविजिट करो और हर क्वेश्चन को एलिमिनेशन टेक्निक से आप सॉल्व करो। यानी आपको, आप चार ऑप्शन में ये मत देखो कि आपको कौन कौन सा सही ऑप्शन है, ये मत ढूंढो। आप ये ढूंढो कौन सा गलत है। हमेशा ध्यान रखना, गलत चीज सबसे पहले अट्रैक्ट करती है हमें। आपको आइसक्रीम दिया जाए और एप्पल दिया जाए, मुझे भी, तो मैं आइसक्रीम को प्रेफर करूंगी। वो गलत है आइसक्रीम, मगर मुझे वो पसंद है। तो गलत चीज ज्यादा पसंद आती है और अट्रैक्ट करती है। तो चार ऑप्शन में आपको गलत चीज जल्दी अट्रैक्ट करेगी। तो जैसे ही आपको पता चलता है ये गलत है, आप उसको क्रॉस कर दो, हाँ ये ऑप्शन गलत है। ऐसे कर, बाय एलिमिनेटिंग, बाय रूलिंग आउट द रॉन्ग ऑप्शन, यू कैन रीच अप टू द राइट ऑप्शन। तो राइट ऑप्शन तक पहुंचने के लिए रॉन्ग ऑप्शंस को एलिमिनेट करो। तो एलिमिनेशन टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है। अब रही बात पेपर टू की, तो पेपर टू की क्या स्ट्रैटेजी है? आपको 3 घंटे में पूरा पेपर टू खत्म करना है। तो सबसे पहला जो स्टूडेंट्स का भ्रम ये रहता है कि जिस सीरियल ऑर्डर में क्वेश्चन है मुझे उसी सीरियल ऑर्डर में अटेम्प्ट करना है। तो ऐसा नहीं है स्टूडेंट, एकदम नहीं है, आपकी मर्जी। मैं हर स्टूडेंट को ये कहती हूँ कि पेपर टू को अटेम्प्ट करने का जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का जो तरीका है वो क्या है। सबसे पहले ग्रामर अटेम्प्ट करें। सबसे पहले ग्रामर ऐसी चीज है, जिसने बहुत अच्छा ग्रामर का प्रिपरेशन किया है या जिसने एकदम बेकार प्रिपरेशन किया है, किया ही नहीं है प्रिपरेशन, ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं, वो भी 10 to 12 मिनट्स में ग्रामर खत्म कर देंगे। हो जाएगा 10 से 12 मिनट में, आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता है। कुछ सोचने की जरूरत नहीं है इसमें, 10 से 12 मिनट में खत्म हो जाएगा। और जिसने अच्छा प्रिपरेशन किया है ग्रामर का, उसको आराम से 20 नंबर आएंगे, आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 20 नहीं बोले तो 18 आएंगे, मगर आएंगे जिसने प्रिपरेशन किया। ओके, 25 भी आ सकते हैं। अब नेक्स्ट जो आपको अटेम्प्ट करना चाहिए वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करना चाहिए। जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है वो 20 मार्क्स का है, उसमें 15 आप स्कोर कर सकते हो। वही कर सकते हैं जिनको पता है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के आंसर्स को कैसे देना चाहिए, कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, स्टेप क्या है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पैसेजेस को सॉल्व करने का, स्टेप क्या है, ये सब पता है तो 15 आराम से आ सकते हैं। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम का कोई चक्कर ही नहीं, नहीं ग्रामर में नहीं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में। ये भी आप 20 मिनट्स में खत्म कर सकते हो। तो सोचिए आधा घंटा में आपका 2 सेक्शन खत्म हो जाएगा और आप एकदम टेंशन फ्री। उसके बाद रिपोर्ट, आर्गुमेंट और ऐसे सिर्फ ब्रेनस्टॉर्मिंग का काम है। सिर्फ सोचना है, लिखना है, सोचना है, लिखना है। इसमें कुछ भी सोचना नहीं है, क्योंकि जो भी सोचना है वो तो पैसेज में ही सोच रहे हैं ना, आपको तो पैसेज देख कर लिखना है। कोई इसमें सोचने का कुछ भी नहीं है। अगर पढ़े हो, पता है स्ट्रैटेजी, तो आप लोग आंसर कर सकते हो। अंडरस्टूड माय पॉइंट? तो अब रही बात प्रेसी की, तो स्टूडेंट्स प्रेसी जो है हमेशा लास्ट में अटेम्प्ट करोगे। यानी सब कुछ आपका आपने कर लिया, एसे रिपोर्ट आगे सब कुछ कर लिया, और फिर आपके पास टाइम बचता है, तो आप फिर प्रेसी ज्वाइन करोगे, सॉरी प्रेसी अटेम्प्ट करोगे। अंडरस्टूड माय पॉइंट? प्रेसी ऐसी चीज है कि हो सकता है आपका 1 घंटा भी लगा दे, आपको पता नहीं है। ठीक है, हो सकता है 30 मिनट, मिनिमम 30 मिनट तो लेगा ही लेगा वो। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, जैसे मेरा एक स्टूडेंट था, मुझे नहीं पता, आप तो मेरा कांटेक्ट नहीं है उस स्टूडेंट से, बहुत अच्छा स्टूडेंट था निखिल, सिविल्स का भी तैयारी कर रहा है वो। तो उसकी प्रेसी बहुत अच्छी थी, जब जब उसने प्रेसी दी है ना, मैंने हमेशा कहा परफेक्ट, कभी कभी कहती हूँ बेटर देन माइंड, मतलब मैंने जो लिखा उससे भी बेहतर है आपकी प्रेसी। तो उसको ये कॉन्फिडेंस आ गया कि उसकी प्रेसी बहुत अच्छी है। उसने क्या गड़बड़ किया, 2023 का या 2022 का अटेम्प्ट था उसका, 2023 नहीं 2022 का अटेम्प्ट था, जब वो मेरे कांटेक्ट में था, जो उसने मेरा बैच ज्वाइन किया था। मार्च वाला कोई प्रेसी आया था जिसमें मार्च मंथ के बारे में बताया जा रहा है, और वो मार्च मंथ वाला जो प्रेसी था वो बहुत डिफिकल्ट प्रेसी था, और उसने वो अटेम्प्ट कर लिया। उसका 1 घंटा, फर्स्ट 1 आवर उसका प्रेसिंग ले लिया। उसके बाद वो नर्वस हो गया, उसके बाद वो ढंग से पेपर टू दे ही नहीं पाया। जबकि मैंने कई बार इंस्ट्रक्शन दिए हैं प्रेसी लास्ट में अटेम्प्ट करो, बचता है टाइम तो करो, नहीं बचता है तो कोई गम नहीं है, प्रेसी छूट भी जाए तो कोई गम नहीं है। ये चीज ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, प्रेसी हमेशा लास्ट में अटेम्प्ट करना है। ओके, चाहे आपकी प्रेसी अच्छी हो खराब हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब उसके बाद
तो प्रेसी लास्ट में अटेम्प्ट करना, एकदम लास्ट में, एकदम लास्ट। अब बचता है आर्गुमेंट, रिपोर्ट और एसे। स्टूडेंट इसमें भी कोई आप मतलब कोई फिक्स नहीं है कि पहले ऐसे करना है, नहीं। जो क्वेश्चन आपको फेमिलियर लगे, आप देख रहे अरे ये तो रिपोर्ट मैंने तैयार किया था, अरे इस पे तो मैंने बहुत काम किया, इसको तो फटाफट लिख दूंगा, तो बस वो रिपोर्ट ही पहले लिख दो। आपको अगर ऐसे लगता है अरे ये सेम टू सेम ऐसे मैंने तैयार किया, तो चलो उसको लिख दो। तो ऐसे करके जो एकदम टोटली फेमिलियर क्वेश्चन है, बीट रिपोर्ट, एसे या आर्गुमेंट, टोटली फेमिलियर, उसको पहले अटेम्प्ट करो। और जो आपका एकदम टोटली अनफेमिलियर, पता नहीं कहाँ से आ गया कि क्या है, कुछ नहीं समझ में आ रहा, उसको भी अटेम्प्ट करो, मगर एकदम लास्ट में। पढ़े लिखे हो और पढ़ के आए हो, प्रिपरेशन करके आए, तो कुछ ना कुछ तो लिख दोगे। तो कुछ ना कुछ जो टोटली अनफेमिलियर है उसमें भी लिख के आना है, छोड़ना नहीं है क्वेश्चन, ठीक है। और फिर टाइम बचता है तो फिर कैसे अटेम्प्ट करोगे। अब मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। देखिए, ऑल इन ऑल मैं आपको क्या कह रही हूँ कि आपको सबसे पहले वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है जो आपको इजी लग रहा है, फिर लास्ट में वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना जो एकदम डिफिकल्ट लग रहा है। ओके। तो जब मैं एमएड कर रही थी, मास्टर्स इन एजुकेशन, तो उसमें एक पेपर था, रिसर्च का पेपर। तो उसमें दो सेक्शन थे रिसर्च के पेपर में, एक स्टैट्स का सेक्शन था, स्टैटिस्टिक्स, और दूसरा थ्योरी पार्ट था। मेरा थ्योरी पार्ट बहुत स्ट्रांग था और मेरा स्टैट्स पार्ट बहुत वीक था। तो मगर है ना, मैंने मेरे हॉस्टल में जो लड़कियां थी उन्होंने मेरे से बहुत प्रैक्टिस करवाया था स्टार्ट का, तो पता नहीं क्या हो गया, मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो गई। ओ मेरा तो स्टार्ट सब बहुत अच्छा हो गया है, मैं तो आराम से अटेम्प्ट करूंगी। और एग्जामिनेशन हॉल में जाके सबसे पहले रिसर्च के पेपर में मैंने स्टार्ट से अटेम्प्ट किया, और मेरा वो खराब हो गया वो पेपर। स्टार्ट से अटेम्प्ट किया जो कि मेरा वीक पार्ट था। मैं इतनी बुरी तरीके से नर्वस हो गई क्योंकि मेरे आंसर ही नहीं आ रहे थे, पूरा ग्राफ है, पता नहीं क्या क्या है उसमें, मेरे आंसर ही नहीं आ रहे। मैं वापस से कोशिश करी एग्जाम में, मेरे आंसर नहीं आ रहे। कैसे वैसे स्टार्ट खत्म किया, बाय द टाइम मैं थ्योरी पार्ट में गई, जो मेरा स्ट्रॉन्ग पार्ट था वो भी मेरा वीक हो गया क्योंकि मैं नर्वस हो गई। आउट ऑफ नर्वसनेस मैं थ्योरी पार्ट को भी ढंग से अटेम्प्ट नहीं कर पाई। मैं मुझे अपनी गलती से मुझे ये सीख मिली कि जो चीज आपको आती है अच्छे से उसको अटेम्प्ट करो। ऐसा ना हो कि जो चीज आती है उसको हम लास्ट में अटेम्प्ट करें, हो सकता है टाइम ही ना बचे, और हो सकता है आप नर्वस हो जाओ, हो सकता है आपका दिमाग ही ना काम करो, तो अच्छी चीज से भी आप हाथ धो बैठोगे जहां पे आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। ये बात समझ में आ गई। अब रही बात टाइम मैनेजमेंट की, तो किस तरह से आपको टाइम मैनेज करना है, तो उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे कि कैसे टाइम मैनेज करना चाहिए, कितना टाइम आपको देना है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। और अपने आंसर स्क्रिप्ट को बहुत नीट और टाइडी रखना है, बहुत नीट और टाइडी। मैं आपको एक आंसर स्क्रिप्ट शेयर करूंगी, आपको मतलब आप इंप्रेस हो जाओगे। आप सोचो, फिजिकल अपीयरेंस ऑफ आंसर स्क्रिप्ट बहुत मैटर करता है। हो सकता है लोग बोले कि क्या मैटर करता है, कुछ नहीं, कंटेंट मैटर करता है, कंटेंट तो मैटर करता है। सपोज आप किसी किसी इंसान को देखते हो एकदम वेल ड्रेस्ड, बड़ा एकदम चिक चिक लग रहा है, तो बोलते ना वाव, एक बार वाव लुक तो आता ही है, राइट। मगर जब वो बोलने शुरू करता है तब हमें पता चलता है असली में इंसान क्या है, राइट। मगर फर्स्ट लुक जो होता है ना वो वाव लुक होना चाहिए। तो वैसे ही जब एग्जामिनर आपका आंसर स्क्रिप्ट देखे तो एक बार के लिए तो वो वाव बोले, हाँ बनते ने कुछ तो लिखा ही होगा, चलो आप देखते क्या लिखा है, मगर वो वाव लुक आना चाहिए। तो मैं आपको वाव लुक वाला आंसर स्क्रिप्ट शेयर करूंगी अभी। एक और चीज है, एग्जाम में आपको ना, आप लोग को ध्यान रखना है कि आप लोगों को पहले से लिखा हुआ है, याद रखना है, एवरीथिंग इज प्री डिसाइड। आपका मतलब आपका रिजल्ट पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, एवरीथिंग इज प्री डिसाइड, ये चीज ध्यान रखना। मेहनत अपने हाथ में, मेहनत पूरा करना है। तो ना आप अगर ये सोच के चलोगे, हो सकता है आप बिलीव ना करो जो मैं कह रही हूँ, मगर फिर भी अगर आप ये सोच के चलोगे कि मेरे हाथ में सिर्फ मेहनत करना लिखा है, बाकी रिजल्ट मेरे हाथ में नहीं है, इतने बच्चे दे रहे हैं, क्या कट ऑफ होगी, कैसा क्वेश्चन होगा मुझे नहीं पता, मगर मैंने मेहनत अच्छे से की है, मेरे हाथ में जो था वो मैंने किया है, अब बाकी ऊपर वाले के हाथ में, अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है। ओके। दूसरी चीज आपको ये भी ध्यान रखना है कि मैं चाहे पूरा 3 साल तक मेहनत कर रहा हूँ इस एग्जाम के लिए, मगर वो 3 साल का मेहनत आपको रिजल्ट नहीं देगा यदि एग्जामिनेशन हॉल में वो 3 घंटे तक आप मेहनत नहीं किए। ईमानदारी से, काम होकर, एकदम शांत मन से, अगर आपने वो 3 घंटा मेहनत नहीं किया एग्जामिनेशन हॉल में, तो वो 3 साल का प्रिपरेशन वेस्ट है। ये चीज ध्यान रखना। तो अपने आप को काम रखना,
बहुत इंपॉर्टेंट है। हुआ क्या, मैं एमएड का एंट्रेंस एग्जाम देने गई थी, जामिया मिल्लिया इस्लामिया जो दिल्ली में है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। और एमएड का एंट्रेंस एग्जाम के लिए पूरा सब्जेक्टिव पेपर आता है जैसे पेपर 2 का आता है, मगर ग्रामर नहीं होते हैं, ऐसे बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो मैंने बहुत सारे ऐसे प्रिपेयर करके गए थे, और एमएड मतलब मास्टर्स इन एजुकेशन, तो एजुकेशन रिलेटेड जितने भी ऐसे थे ना, पूरा लिटरली मैं रट्टाफिकेशन बहुत अच्छे से करती थी, तो मैं रट्टाफाई करके गई थी, एक एक चीज फुल स्टॉप कॉमा मतलब कुछ भी नहीं छोड़ा था। और बहुत कॉन्फिडेंट थी कि 60-70 ऐसे में, ऐसे तो फंसना ही फंसना है। और आप बिलीव करोगे, जब मैंने वहां पर 8 एसेस थे, मुझे अब याद नहीं कितने ऐसे अटेम्प्ट करने थे, उसमें से एक ऐसे क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो मैंने अटेम्प्ट किया था, जो मैंने तैयार किया था। और मैं एकदम नर्वस हो गई, मतलब आप सोचिए, मतलब 1 मिनट तक तो मैं नर्वस ही हो गई, पसीने ही छूटने लगे, और मैं क्या करूं, मैं तो ये क्लियर ही नहीं होगा एग्जाम, मैंने पहले से ही बोल दिया एग्जाम नहीं क्लियर होगा, एग्जामिनेशन हॉल में बैठे बैठे। फिर उसके बाद 1 मिनट बाद मैंने अपने चारों तरफ देखा, और अपने आप को मैंने समझाया कि होगा नहीं ना क्लियर, तो चलो एकदम बिंदास लिखो, नहीं होगा ना क्लियर, चलो बिंदास लिखो। और जो ऐसे मैंने प्रिपेयर नहीं किया था, वो ऐसे मैंने लिखा, एकदम बिंदास होके लिखा, खुश होके लिखा, शांत मन से लिखा। अरे नहीं होना है ना तो मतलब क्यों हम है ना बैटल फील्ड से भागे, क्यों हम सरेंडर करें, पूरा लड़के हारेंगे ना। तो मैंने वहां पर लड़ाई की, कहने का मतलब है मैंने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया कि हाँ मुझे ऐसे नहीं आता, जो नहीं आता मैंने उसी को अटेम्प्ट किया। और फाइनली मैंने एमएड एंट्रेंस का एग्जाम क्लियर किया, रिटर्न, और फिर इंटरव्यू हुआ, वो भी क्लियर हो गया फाइनली। मगर हालांकि मैंने एडमिशन नहीं लिया वहां पर। मगर आपको समझ में आ रहा है आपको क्या करना है? अगर आप लोग अपने दिमाग में ये सोच लो कि हाँ मेरा काम मेहनत करना है, होगा नहीं होगा छोड़ो, और अगर आप ये भी समझ लो नहीं होगा तब भी लड़ो, नहीं होगा तब भी लड़ो, हार मत मानो। इसलिए मैं कहती जो पेपर 2 अटेम्प्ट ही नहीं करता, ये सोच के कि अच्छा पेपर 1 का एग्जाम खराब गया तो पेपर 2 अटेम्प्ट करने से क्या मतलब, नहीं। अगर मरना ही है ना तो लड़के मरो, ठीक है। बिना लड़के मरने में क्या मतलब है, वो मरना वो तो ऑनरेबल भी नहीं रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो अगर डेथ भी तो ऑनरेबल हो ना, अगर फेलियर भी हो तो वो भी ऑनरेबल हो। इसीलिए उस ऑनरेबल फेलियर के लिए भी आप लोगों को एग्जाम में एक एक चैलेंज को फेस करना है विथ काम माइंड, याद रखना। ओके, विथ काम माइंड, तो कामनेस बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको फील होता है कि अरे आप आपका नर्वस ब्रेकडाउन हो रहा है क्वेश्चन को देखकर, तो 1 मिनट ले लो, 1 मिनट को अपने आप से बात करो, इंट्रोस्पेक्शन करो, अरे क्या हो जाएगा, फेल ही तो हो गया ना, उससे ज्यादा क्या, जिंदगी खत्म तो नहीं हो जाएगी ना, ठीक है। और जो आपके अपने हैं ना वो हमेशा आपके साथ रहेंगे, ये चीज ध्यान रखना। जो आपके अपने हैं वो हमेशा आपके साथ रहेंगे, चाहे आपको फेलियर मिले चाहे आपको सक्सेस मिले, ये चीज हमेशा ध्यान रखना। तो फेलियर का स्वाद भी चखो, सक्सेस का भी स्वाद चखो। कोई मतलब आपको नहीं होना चाहिए कि मुझे सक्सेस ही सक्सेस मिलना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। फेलियर मिल रहा है, जो मैं विशांत के बारे में बता रही हूँ, पता नहीं कितनी बार सीरियस दिया, जब जब सीरियस अटेम्प्ट करता है तब तब उसका हो जाता है, मगर बार बार कॉन्फ्रेंस आउट होता है। लास्ट लास्ट अटेम्प्ट था सीरियस का, अभी इसी साल शायद, हाँ ये फरवरी वाला। तो मेरे को कहता है दे देता हूँ मैम, होने का तो है ही नहीं, दे देता हूँ, ठीक है। तो वो इस हिसाब से गया कि होगा ही नहीं, ऑब्वियसली उसका हुआ भी नहीं, ठीक है। मगर आप समझ, चैलेंज एक्सेप्ट किया, उसको पता था कि नहीं होगा, नहीं होगा, मगर इसने ये नहीं बोला नहीं होगा तो मैं नहीं जाऊंगा। वो गया है, फिर से वो आउट हो गया, ठीक है, एसएसबी में, ठीक है। सीएपीएफ का जब दे रहा है, उसका ये सीएपीएफ का लास्ट अटेम्प्ट है, ठीक है, उसने 2023 का लास्ट अटेम्प्ट था, तो उसने दिया। पता नहीं मैम होगा कि नहीं, सीडीएस का तो अटेम्प्ट अब जा रहा है, अब ये सीएपीएफ का भी चला जाएगा, देखते हैं। पूरा पूरा जान लगा दूंगा, देखते हैं। फाइनली इसका रिटर्न क्लियर हुआ है, इंटरव्यू भी दे दिया है, अब रिजल्ट आएगा। तो ना, मैं ये आपको कह रही हूँ, अगर फेल भी होना है ना तो पूरा लड़के फेल, ऐसे मत हो, मतलब पूरा अपना हथियार मत डाल दो कि हाँ बस होना है फेलियर तो बस, ये सब मत करना। और एक और चीज, अगर सपोज रिजल्ट नेगेटिव भी आता है ना, दुखी हो जाओ, एक दिन एक हफ्ता दुखी हो जाओ, जैसे सीडीएस के एग्जाम में ये विशांत दुखी होता है, मैंने कहा कोई बात नहीं, एक हफ्ते तक शोक मनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक हफ्ता 10 दिन जितना भी शोक मनाना मनाओ, उसके बाद वापस उठो, क्या प्रॉब्लम है। उससे मैं लगातार कांटेक्ट में हूँ, अभी भी कांटेक्ट में हूँ, ठीक है, वो मेरे अभी कंटेंट टीम में भी है। तो ना, अगर आपको सक्सेस मिलता है तो एक एक हफ्ते तक सेलिब्रेट करो,
उसके बाद भूल जाओ कि ये सक्सेस है, उसके बाद फिर चैलेंजेस ही चैलेंजेस है। वैसे ही फेलियर मिलता है तो एक हफ्ते तक शोक मनाओ, उसके बाद वापस से। ओके। एग्जाम में आपको खुश होकर एग्जाम देना है, चाहे कितना भी खराब पेपर आपको लग रहा हो, खुश होके देना है, एंड विथ काम माइंड। ओके। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है। अब मैं टाइम मैनेजमेंट के बारे में बात कर लेती हूँ। तो मैं एक शेयर करूंगी आप लोगों से, नेक्स्ट वीडियो में मैं टाइम मैनेजमेंट के बारे में बात करूंगी। अभी मैं क्वेरी ले लेती हूँ। अच्छा, अब बताइए आप लोगों की क्वेरी क्या है। चैट में लिखना है तो चैट में लिख सकते हो। कोई क्वेरी? जो भी इस लाइव क्लास में है मैं उन्हीं के पेपर्स चेक करूंगी। ओके। और किसी के नहीं। तो आप लोगों को मुझे ऐसे रिपोर्ट आर्गुमेंट जो भी देना है वो आप दे सकते हैं। अक्षत का मेरे पास पेपर आया है, तो मैं अक्षत का एक बार मैं पेपर चेक, मैंने जो किया है वो मैंने उसका ऐसे नहीं चेक किया, क्योंकि ऐसे इसने है ना, ऐसे इसने उसमें कुछ कुछ डायग्राम उसने बनाया है तो वो सही नहीं है। एक मेरे पास आया है, चैट देखती हूँ। प्रीतम, पिछली बार 1 आवर 20 मिनट्स लग गए थे, किसमें कौन सा मतलब सेक्शन करते हुए? ऐसे 1 आवर 20 मिनट्स बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। आपको टाइम को ट्रैक रखना चाहिए टाइम का। तो एक काम करते हैं, ये वाला मैं सेशन बंद करती हूँ, ठीक है? और मैं टाइम मैनेजमेंट के बारे में सेशन स्टार्ट करती हूँ, किसी से टाइम मैनेज करना चाहिए। ओके, एक सेकेंड।